नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में खास मेहमान होंगे वैभव पांडे जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जो कि धन्यवाद नलिनी जी। सनातनी इन्फ्लुएंसर भी हैं और सेलिब्रिटी कोच भी हैं, अवार्ड विनिंग मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद एक धन्यवाद। युवा होके आपका सनातन की ओर इतना रुझान, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी बड़ी कमाल की ये कहानी है जिसमें सनातन के प्रति जो रुझान है वो शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि नीम करोली बाबा का जो आश्रम है वो मेरे घर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। तो जैसे कि आजकल के युवा होते हैं, मैं भी वैसा ही था। आजकल की भाग दौड़ में मैं बिल्कुल भाग रहा था और चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस जल्दी से जल्दी कमाऊं। लेकिन उसके बीच मुझे बात समझ में आई कि शायद सिर्फ पैसों के पेड़ से सुख के पेड़ नहीं लग पाएंगे। और जब ये बातें समझ में आने लगी और बाबा के दर में बार बार जाने लगा तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया और मैंने किसी अपनी कविता में लिखा, जो काम किसी के काम ना आ सके क्या रखा है ऐसे काम में, जो पहचान खुद से पहचान ना करा सके क्या रखा है ऐसी पहचान में। और वहाँ से मुझे लगा कि मुझे युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। और सनातन से सफलता ये प्रयोग मैंने अपने सोशल मीडिया पर करा। लगभग 2 से 5 करोड़ लोगों ने उसको पसंद किया और मुझे लगा कि बस अब मुझे राह मिल चुकी है, अब इस पर आगे बढ़ते जाना। उसके बारे में भी बात करेंगे, आपकी सीरीज के बारे में। लेकिन अगर हाल ही की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिले थे, उस वक्त आप क्या बात कर रहे थे उनसे? जी बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी से जब मैं मिला नेटवर्क 18 का ही राइजिंग भारत समिट में, और पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, स्कैम कॉल जैसा लगा कि प्रधानमंत्री मिलेंगे आपसे। तो मुझे लगा अच्छा क्या सच है, बट लगा कि चलो अच्छे काम की कहीं ना कहीं पहचान होती है। और जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि आपके लिए कुछ लिखा है वो आपको सुनाता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सुनाओ, युवाओं के प्रति वो अपने दिल में विशेष स्थान तो रखते ही हैं। तो मैंने उनको सुनाया था कि हिम्मत की जो ये मिसाल आपने जलाई है, हिम्मत की जो ये मिसाल आपने जलाई है, सम्राटों के तलवारों से ज़्यादा ये काम आई है। और उनको ये अच्छा भी लगा। और मैं दिल से मानता हूँ कि आज का जो भारत का युवा है वो बहुत मोटिवेटेड है, उसमें उत्साह है कि मुझे देश और दुनिया के लिए कुछ करना है। मुझे लगता है ये उत्साह जब हम में है तो हम कुछ कर ही जाएंगे। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो युवा हैं सनातन की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके रोल मॉडल भी साबित हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ उनके रोल मॉडल इसलिए हैं क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर सन्यासी ही राजा हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सन्यासी का परिवार नहीं होता और सन्यासी को कभी भी लालच नहीं होता कि अगली जनरेशन के लिए कुछ कमा के जाना है। वो जो कमाते हैं वो पुण्य वो जनता में ही बांटना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो बहुत बड़े रोल मॉडल हैं कि सेल्फलेस सर्विस, कि कैसे आप अपने देश के लिए सब कुछ करें, देश पर जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो करने से ना डरें। आप में वो अंदर भाव हो कि जो है भारत माँ का है और अगर भारत माँ के लिए कुछ भी जरूरी पड़ा तो हम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी आप और मैं बात कर रहे थे शो से जस्ट पहले, तो उनके ही ये शब्द हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी अगर गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो आवाज आएगी भारत माता की जय। वाह। और देखिए, बाबा बागेश्वर भी हाल ही में आपने देखा कि वो यात्रा निकाल रहे हैं, एकता यात्रा, एकता हिंदू यात्रा, जिसको एक बहुत ही भारी समर्थन मिला। हम देख रहे हैं युवा भी उसमें जुड़ते चले गए। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब पब्स में भीड़ लगती है तो लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है जब किसी हिंदू आइकॉन के पीछे भीड़ लगती है। ये मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड की तरह देखता हूँ कि मंदिरों में आज भीड़ है तो उसमें सभी धर्मगुरुओं का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है जहाँ पे अच्छी बातें हो रही हैं, अगर सब साथ मिलके वहाँ बात करेंगे तो इसमें बुराई क्या है। कहते हैं काजल की कोठरी में काला लगता ही लगता है, तो जब काजल की कोठरी में काला लग सकता है तो अच्छे संतों के बीच में बैठ के कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। तो अगर सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं तो ये अमृत मंथन जैसा है, इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग की जा रही है उनकी तरफ से, कई लोगों की तरफ से, बीजेपी के भी कई नेताओं की तरफ से, क्या उस पर आपका क्या कहना है? क्या सही देखिए, है? राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाने के लिए सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब चाहते ही हैं कि भारत विश्वगुरु बने। मैं इसको हिंदू राष्ट्र से ज्यादा भारत विश्वगुरु बने इस तरह से देखता हूँ। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि मेरे जीवन का मिशन ये है कि भारत विश्वगुरु बने। हम वर्तमान में काफी केपेबल हैं, इतिहास में सबसे महान थे, लेकिन आने वाले कल में क्या होंगे ये सिर्फ आप और मैं तय नहीं करेंगे। ये लोग जो एपिसोड सुन रहे हैं शायद वो भी ये मिलके तय करेंगे। तो हम सब जब मिलके काम करेंगे और भारत जब विश्वगुरु होगा तो उससे हिंदुत्व का, सनातन का और भारतीयता का सबका प्रचार स्वयं हो जाएगा। बिल्कुल। और आपने बदलाव की भी बात करी। हमने देखा इस बार के महाकुंभ में युवा भारी संख्या में पहुंचे, चाहे वो रील ही बनाने के लिए क्यों ना पहुंचे हुए, महिलाएं, युवा, लड़कियां, लड़के, हर कोई पहुंचा और अब काफी गौरवान्वित भी उन्होंने महसूस किया। उनके लिए क्या संदेश है आप? देखिए,
जो कुंभ था उसमें किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सफलता से आयोजन होगा और इतने करोड़ों लोग पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ से बहुत ज़्यादा एकता का मैसेज भी गया। अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी ऑलमोस्ट सेम पथ से गुजर रहा था और इस भाव से गुजर रहा था कि मेरा भला होगा अगर मैं अपनी संस्कृति के इस चीज में अगर मैं उसका हिस्सा बनूंगा तो। जब आप अपने रूट्स को पहचानते हैं ना, जब आप सोचते हैं कि रूट्स डीप बट विजन स्काईवर्ड, जो विजन स्काईवर्ड 2047 का प्रधानमंत्री ने दिया है उसको मन में तो रखते हैं लेकिन पांव और जड़ें अपनी मजबूत रखते हैं, सनातन की रखते हैं, तो आप और आगे बढ़ते हैं। मेरे अपने जीवन में ही हुआ और कुंभ इसी का एक प्रमाण है कि कैसे आज के युवा सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ पार्टी करना चाहें या फिर सिर्फ विदेश घूमने जाना चाहें, वो कुंभ में भी बड़े नंबर्स में आ सकते हैं और वहां पर भी एक बड़ी गैदरिंग उनके फ्रेंड्स के साथ उनके हो सकती है। और जो ये आध्यात्मिक गैदरिंग होंगी इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा। और आप अपने जीवन में अगर भटकाव भी आ जाए, कहते हैं ना कि जीवन में बहुत ज़्यादा भटकाव है आजकल और बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उनको कोई दिशा नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि कुंभ जैसे जो उत्सव होते हैं इनसे आपके जीवन को दिशा मिलती है और वो सबसे अच्छी बात। उनके स्ट्रेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब देखिए काफ़ी बातें हो रही हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बारी है, ये स्लोगन जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, इस पर आपको कुछ कहना है? जी कि मुझे लगता है कि अपने राइटफुल पास्ट को रिक्लेम करने में कुछ गलत नहीं है, बस अभी ये सारे मुद्दे क्योंकि कोर्ट अपने तरह से हैंडल कर रहा है और जिस तरह से राम मंदिर हमें मिला उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक विश्वास जगह है कि भारत में ये सारे मुद्दे धीरे 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 करके सुलझ जाएंगे। हम इसको कभी भी धर्म के एंगल से ना देखकर इस एंगल से देखें कि कोई भी दुनिया का देश हो क्या वो अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ता है। मैं मालदीव्स गया था घूमने और मैंने वहाँ पे पता लगाया कि कई सारी चीज़ें मना थी। आप किसी दूसरे धर्म का प्रचार करें, ऐसी कई सारी चीज़ों पर काफ़ी रोक टोक थी और मुझे लगा कि क्या भारत में ऐसी कोई रोक टोक है? भारत में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो ऐसा देश दुनिया को रास्ता क्यों नहीं दिखाए? हमने देखा जब ग्रेट ब्रिटेन ने दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश करी तो क्या हुआ, हमने देखा जब अमेरिका उतरता है रास्ता दिखाने में तो कहीं कहाँ युद्ध हो जाते हैं। अब ये मौका भारत को क्यों ना मिले जिसने शांति से लोगों को रास्ता दिखाया है। दुनिया के पास एक गलत रास्ता है और एक सही रास्ता है और प्रोबेबली सिर्फ भारत वो सही रास्ता दुनिया को दिखा सकता है। हमें बस एक चीज़ करनी है कि हम ये ठान लें कि भारत ही दुनिया को लीड करने वाला आगे लीडर होगा। मैंने कहीं पर लिखा था विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं, विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं। हमने अब ठान लिया है सोने की चिड़िया के पंख लौटाने हैं। मुझे लगता है जब तक ये बात याद रहेगी तो सब अच्छा ही होगा। आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, ऐसे ही कई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर हैं, उनमें से एक है अभिनव अरोड़ा जो कि सनातन के बारे में ही बातचीत करके, हालांकि उनके कई मीम्स भी बने, कई बार ट्रोल भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो सनातन का सहारा लेके व्यूज़ के लिए बिना शिक्षा के ये जो कर रहे हैं, ठीक है? देखिए किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन अगर आपको ज्ञान कम है तो आप ज्ञान को पहले अर्जित करने की कोशिश करें और कोई भी इंसान ये ना कहे कि उसको सनातन के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सनातन का इतनी सदियों का, इतने का लाखों करोड़ों सालों का इतिहास है, कोई कैसे कह सकता है कि उसको सनातन की हर बात पता है। तो मैं बस सारे इन्फ्लुएंसर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए सनातन के ज्ञाता की तरह अपने आप को आप हाईलाइट मत करिए। आप हमेशा धोखा खाएंगे और लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने कुछ सनातनी टॉपिक्स पे रिसर्च करी है। मैंने 21 दिन की अपनी रिसर्च के बाद सीरीज भी चलाई है, लाखों करोड़ लोगों का प्यार भी मिला है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि मैं एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीता हूं, बस उसमें सनातनी इनपुट्स को मैं डालना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं रोज सनातनी लर्नर बन के रहूं। मैं कभी ये ना बोलूं कि मुझे सनातन के बारे में सब आ गया, ये असंभव है, ये हो ही नहीं। पहले खुद सनातन को समझे, सीखे, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, इससे आप ट्रोल भी हो सकते हैं। और आप अगर अपने आप को आप सनातन की बात करना चाहते हैं लेकिन पूरा नहीं भी आता है तो अपने आप को संत की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी ना करें, ये महापाप होगा। आप बस ये कहें कि आपको ये अच्छी बात पता चली है, मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं। आप मीडियम बने, जैसे एक न्यूज चैनल एक मीडियम होता है, आप एक मीडियम बनिए खबर को, इस सनातन के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने। क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ऐसे ही संदीप माहेश्वरी भी हैं, बीके शिवानी भी हैं और भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। लेकिन युवा आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं, क्या अलग पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि मैंने सनातन में साथ में पोएट्री, कविता और भारतीयता की बात पर जब से जोड़ दिया तब से युवा मेरे से ज्यादा जुड़े। मैं युवाओं से हमेशा कहता हूँ, युवा हो तुम किसी नई राह चलो, जहाँ राह टेढ़ी मेढ़ी उसी ओर चलो। जब हम युवाओं से कहते हैं कि तुम अपने मन की राह चुन लो, राह टेढ़ी मेढ़ी बशर्ते चुनो, बस मन में ये भाव रखो कि
दूसरे की भी मदद करनी है। सनातन का एक प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, शतहस्त होकर काम करें और शतहस्त होकर कमाएं और सहस्त्र हस्त होकर दान करें। यानी कि 100 हाथों से कमाने वाले बन जाएं, खूब सक्सेसफुल होइए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन फिर 1000 हाथों से दान करने वाले भी बनिए। जब ये बातें मैंने करना शुरू करा तो क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़ चैनल्स और वो सारे लोग जो देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो युवाओं की आवाज़ भी हैं आपके जैसे, वो सब लोग मेरे से जुड़ना शुरू हुए। बिल्कुल। सनातन हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को मजबूत बनाने में, शांत रखने में कितना अहम रोल निभाते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा अहम रोल दिखाते हैं। कृष्ण भगवान गीता में ये अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो बस तुम मुझे आवाज लगा देना और मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। यानी कि जब आप सखा भाव से कृष्ण से कुछ मांगते हैं तो हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज से 10 दिन पहले मैं कृष्ण भगवान से ऐसी सखा भाव से बात कह रहा था कि कुछ मुझे ऐसा इंडिकेशन दीजिए जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप हैं और मेरे काम को आप देख रहे हैं। और जो हुआ वो सबके सामने है। पहले मुझे गवर्नर्स अवार्ड मिला और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरा एक वो रील भी आया और एक पूरी अच्छी मीटिंग भी हुई। तो मैं तो यही कहूँगा कि कृष्ण भगवान को जब आप पुकारते हैं, सखा भाव से जब आप पुकारते हैं, जय श्री कृष्ण या जय राधे कहते हैं, जय श्री राधे कहते हैं, जब जय श्री कृष्ण राधे राधे कहते हैं सॉरी, तो आपको अपने आप ही कृष्ण आपकी बात सुन लेते हैं और वो आपको फल भी देते हैं। तो आपको तो सफलता मिल गई, आपका आगे का रोड मैप भी क्लियर है, लेकिन कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि आजकल काफ़ी वरीड है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, लेकिन आपने सनातन से सफलता का एक मंत्र बताया है अपनी सीरीज में, वो मंत्र क्या है? देखिए, मैंने कुछ खास नहीं करा है। मैंने बस जो सनातनी प्रिंसिपल्स ऑलरेडी थे उनसे उनको युवाओं की लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। एक छोटी सी बात आपसे भी कहता हूँ, आज हम लोग कई बार कह देते हैं कि लक से बहुत कुछ होता है और कई बार हम कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ये काम हो ही नहीं सकता है। तो इसमें एक सनातन में बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके दाएं हाथ में कर्म है तो आपके बाएं हाथ में जीत है। शायद यहीं से वो फ्रेज आया होगा, बाएं हाथ का खेल है जीतना, या मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आपके बाएं हाथ का खेल कोई भी चीज तभी होगी जब आपके दाएं हाथ में कर्म होगा। अगर आप कर्म को प्रधानता देते हैं तो सब कुछ होता जाएगा। गीता में एक बार ये प्रश्न आता है कि कृष्ण को कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनको तो किसी काम का फल नहीं मिलना है, उन पे तो कोई डिपेंडेंट नहीं है इस तरह से कि उनका तो नाम किसी चीज में ऐसे नहीं आएगा कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन वो कर्म करें या ना करें। तो कृष्ण वहां पे उत्तर देते हैं कि कर्म करना उनके लिए भी श्रेष्ठकर है, कर्म ना करने से कर्म करना स्वयं भगवान के लिए ज्यादा श्रेष्ठकर है। तो हम कौन होते हैं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और जीवन की परिस्थितियों से हार भगवान भी उन्हीं की रक्षा करता है जो अपनी रक्षा खुद करते हैं। जी, एक बहुत सुंदर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, मेरी नहीं है लेकिन बहुत सुंदर कविता है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये देखें आगे क्या होता है अगर हम अपने मन में लेके चल सके तो बहुत कुछ हो जाए। बिल्कुल। देश और युवाओं पर आपकी कई किताबें लिखी गई हैं आपके द्वारा जो वायरल भी हुई हैं, अमेज़न पे भी काफ़ी अच्छी रैंक के साथ हैं। उन कविताओं की, उन किताबों के बारे में से कुछ पंक्तियां अगर सुनाना चाहें। एक जो किताब है सोच संजीवनी, जो अमेज़न नेशनल बेस्ट सेलर रही थी, उसमें से कुछ आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। और ये उन सब युवाओं के लिए है जो घर पे बैठे हैं और जिनको कभी कभी ऐसा लगने लगता है किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही, किसी को ऐसा लगता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कोई मीलों दूर अपने घर से दूर है, ये उसके लिए लिखा गया है। हम ऐसे कई लोग हैं जो शायद अपने होम टाउन पे हर समय नहीं होते, ये हम सब के लिए है। सफल होने के लिए घर की चौखट छोड़ी है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। माँ के हाथ का बना खाना छोड़ बाहर की रोटी चुनी है तुमने, दोस्तों की गली छोड़ अजनबियों की बस्ती चुनी है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। नई राह चुनी है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। औरों से अलग बनने का ठाना है तुमने, एक मौका खुद को और देने की सोची है तुमने, टूटे दिल पर मरहम लगाने की सोची है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। कल की बड़ी सफलता के लिए आज थोड़ी परेशानी तो होगी ना। बिल्कुल, बिना परेशानियों के आपको कुछ मिल जाए तो उसका महत्व भी इतना नहीं रहता। यस, एग्जैक्टली। आजकल हम देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए कि खूब खबरें चल रही हैं, पति पत्नियों की बन नहीं रही है, ड्रम जो आ गया, नीला ड्रम। अब जरा ये बताएं, ये हाँ, पतियों को, लड़कों को डर लग रहा है नीले ड्रम से। कपल्स में क्यों आजकल प्यार खत्म हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है, अब पत्नियाँ धमकी देने लग गई हैं ड्रम में बंद कर दूंगी, कि क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जब जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है तब तक समाज में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जो दिक्कतें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ थी आज वो हमारे साथ भी हो गई हैं। जहाँ पर शायद पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का है, वो 7 जन्म का ना होकर 7 महीनों का हो गया है, 7 मिनट का हो गया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि आप 6-7 मिनट भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इसके लिए भी कुछ लिखा था, वही आपको सुना देता हूँ और वो बात पूरी सबको समझ में आ जाएगी। कल ही तो प्यार हुआ था,
आज ब्रेकअप हो गया। तुम्हें तो नूडल जैसा 2 मिनट वाला प्यार हो गया। जन्मों जन्मों तक ना मिटने वाला प्यार मिनटों में स्वाहा हो गया। सुकून की चाह में मिले थे जिससे, उसके साथ एक लम्हा भी दुश्वार हो गया। चांद सा लगता था जो चेहरा, चांद सा लगता था जो चेहरा, आज उसी चांद पर दाग हो गया। तुम्हें तो 2 मिनट वाला नूडल जैसा प्यार हो गया। जिसके लिए दुनिया से लड़ने का था वादा, आज उसी से जंग का ऐलान हो गया। जिसके साथ जीने मरने की थी कस्में, आज उसी के साथ रहना हराम हो गया। जिस पर अपना सब कुछ लुटाने का था इरादा, अब उसी से ये तेरा वो मेरा वो वाला हिसाब किताब हो गया। कल ही तो प्यार हुआ था, आज नूडल वाला 2 मिनट वाला प्यार हो गया। जिसकी आंखों में था डूबना, उसके चुल्लू भर पानी में डूबने का इंतजार हो गया। जिसके साथ लैला मजनू हीर रांझा वाली लिखनी थी कहानी, उसके साथ तुम्हारा किस्सा चंद लम्हों का फसाना हो गया। तुम्हें तो 2 मिनट वाला नूडल जैसा प्यार हो गया। बिल्कुल 2 मिनट वाला ही प्यार आजकल हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की वजह ही इसके पीछे हम देख पा रहे हैं। आप हर साल 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, क्या सिखाते हैं आप उनको? मैं ये मानता हूँ कि जो जीवन है वो 2 एस्पेक्ट्स में चलता है। एक आउटर एस्पेक्ट, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, और एक इनर एस्पेक्ट, आप खुश हैं या नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है या दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं वो सबसे खुश लोग हैं? ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ खुशी काफ़ी पड़ेगी? क्या बिना पैसों के सब चल जाएगा? ऐसा भी नहीं है। तो मैं अपने सेशंस में ये सिखाता हूँ कि कैसे जीवन में पैसा और खुशी दोनों आए, ये बहुत ज़रूरी है। कल ही एक पेरेंटिंग वर्कशॉप में था, उसी से एक वाकया सुना देता हूँ। कुछ पेरेंट्स में से पूछ रहे थे, बच्चे आजकल हमारी सुनते नहीं हैं और हम तो उनके लिए ये भी मोबाइल भी लाते हैं, गाड़ी भी दिलाते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं बस उनको समझा रहा था कि पैसे जिनके लिए कमा रहे हो, दिन रात जिनके लिए खपा रहे हो, बुढ़ापे में 2 बातें तुम्हारी सुने, क्या ऐसा उनको बना रहे हो? बस वहीं पे सबसे बड़ी गलती है कि हमने संस्कार के जो पेड़ थे वो तो लगाना भूल गए, बस पैसों के, म्यूचुअल फंड के, एफडी के पेड़ लगाते जा रहे हैं बच्चों के लिए, और ये बात भूल रहे हैं कि पूत सपूत हो तो क्या धन संचय, और पूत कपूत हो तो क्या धन संचय। बस वो मिस होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप में देशभक्ति कहाँ से जागी? ये थोड़ा पर्सनल विषय है मेरे लिए। मेरे दादाजी स्वर्गीय मोतीराम पांडे जी एक फ्रीडम फाइटर थे, काला पानी भी उनको हुआ, और मेरी दादी भी फ्रीडम फाइटर थी। वो एक एजुकेशनिस्ट भी थी और एक फ्रीडम फाइटर भी थी, और कई बार उनको जेल टर्म भी हुआ। और आज़ादी के बाद मेरे दादा दादी ने कहा कि नेतागिरी नहीं करनी है, अब नेता नहीं बनना है, बस फ्रीडम फाइटर बन के ही जीना था। वो काम हो गया, तो अब फायदा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है वो वाला जो थॉट लाइन है वो मन में आया। उनके जितना महान तो नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि आज के युवाओं को प्रेरणा जरूर दे सकता हूँ, उतना हुआ है। बिल्कुल। प्रेरणा देने के लिए आपको क्या लगता है सफलता के 3 वो मंत्र क्या हैं? देखिए, पहला मंत्र है कि आप में नवीनता होनी चाहिए, आप कुछ नया सोच सकें, ये आपका पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है कि आप में उत्साह होने चाहिए। जब 74-75 साल के प्रधानमंत्री पूरे उत्साह से राइजिंग भारत समिट में भी होते हैं, फिर अगले सुबह एक दूसरे फंक्शन में होते हैं, फिर कोई मीटिंग में होते हैं, फिर विदेश में कुछ कर रहे होते हैं, वो उत्साह वो यौवन अगर हम अपने में ला सकें तो मेरे ख्याल से हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं अपने आप से पूछना है, हम जो करते हैं उससे कितने जीवन बदलते हैं। ये बात जब तक करोड़ों के पैकेज की होती रहेगी, जब तक घर में बात होगी कितना कमाते हो, जब तक ये बात नहीं होगी कि कैसे कमाते हो और जो कमाते हो वो किसी के काम आता है या नहीं, जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है 3 मंत्र यही हैं कि दूसरों के लिए कुछ करें, आप में उत्साह हो और आप में नवीनता हो। कट कॉपी पेस्ट बिजनेस आइडियाज ना हो, आप सिर्फ ऐसे बिजनेस आइडियाज ना लाएं जो कट कॉपी पेस्ट हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी भी आ गया, ग्रोक एआई भी आ गया है। एआई की वजह से लोग मेहनत करना भी भूल चुके हैं। तो जो सही इस्तेमाल एआई का होना चाहिए उससे गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो हार्ड वर्किंग होने चाहिए युवा, अब वो नहीं हो रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि कहीं मैंने पढ़ा था, किसी और का कंसेप्ट था ये, लेकिन यहाँ बहुत रेलेवेंट है। एआई आपके मुश्किल काम कर दे रोजमर्रा के, जिससे आप अपने क्रिएटिव काम खुद कर सकें। शायद ये एआई का बेस्ट यूज होगा। वो उल्टा रहा है, क्रिएटिव काम सारे एआई से करवा रहे हैं और रोजमर्रा के काम खुद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई के साथ आपकी क्रिएटिविटी ना मरे। आप हमेशा बात याद रखें कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें अगर आप ह्यूमन एंगल डाल पाए तो ठीक है, नहीं डाल पाए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बनेगा अगर उसकी हैंडलिंग सही नहीं हुई तो इसलिए अपने अंदर का जो इंसान है वो हम जिंदा रखें, और वो जिंदा रख सकते हैं हम अध्यात्म से, वो जिंदा रख सकते हैं हम अपने लोगों से, अपने रिश्तों से, और अपने ऊपर समय देकर। ये 3 काम करने से हम उसे जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि अब यंगस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल का आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए। यही वजह कि मोबाइल एक रोड़ा बन चुका है सफलता की। इससे कैसे निजात पाए, इससे कैसे लड़े युवा? जो मोबाइल है उसको आप जंक और नॉन जंक 2 तरह के टाइम में डिवाइड करें।
एक तो है जंक टाइम जिसमें आप अपनी मस्ती के लिए कुछ करते हैं, और एक है नॉन जंक टाइम जिसमें आप कुछ ऐसा सीखते हैं मोबाइल से जिससे आपका जीवन बदले, जिससे आपका अगला प्रमोशन जल्दी हो, जिससे आपका वो टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकले, जिससे आपके रिश्ते और सुधार आए, जिससे आपके घर का माहौल अच्छा हो। जब तक हम उसको जंक नॉन जंक टाइम में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने घर में टेक फ्री जोन बनाइए, कुछ जोन अनाउंस करिए जैसे डाइनिंग टेबल जहाँ पे मोबाइल नहीं जाएगा, और साथ में जो हम हमेशा बच्चों से कहते रहते हैं तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ते हो, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम किताबें नहीं पढ़ते हैं। और कहा जाता है कि जो आप प्रीच करते हैं उससे नहीं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं बच्चे उससे सुधरते हैं। तो हम अपने घरों में अगर मोबाइल को एक यंत्र की तरह देखें जो हमारे काम करता है, ना कि हमारे ही स्वामी की तरह देखें, तो बहुत कुछ बदलेगा। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ चैनल में होने के नाते मैं ये बदलाव भी देख रही हूँ कि न्यूज़पेपर का काम खत्म हो गया, वो बस समोसा रैप करने या कुछ सफाई करने के काम ही आ गया। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले के लोग एक एक घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आज के जो युवा उनको पढ़ना भी चाहिए, हाथ से लिखना भी चाहिए। जी, पढ़ने की स्किल को नहीं यूज़ करने से जो डिमेंशिया टाइप की बीमारियां हैं वो जल्दी होंगी, हम ये बात भूल रहे हैं। हम ये भी बात भूल रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड व्यू ही नहीं होगा। दुनिया में मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से भी मिलता हूँ, वो मेरे से बात कर रहे होते हैं, मैं बिना किसी का नाम लिए कहूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड व्यू, दुनिया की बातें क्यों नहीं हो रही हैं। हम लोगों के पास नंबर्स हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, हम क्यों नहीं उनको देश से जोड़ते, हम क्यों नहीं उनको लोगों की भलाई की स्कीम से जोड़ते। हम कब तक फिल्टर लगाते रहेंगे और कब तक हम सिर्फ अपना जिसको कहते हैं चेहरा चमकाते रहेंगे और उनको नई राह नहीं दिखाने का काम करेंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है विद इन्फ्लुएंस, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक मिसिंग एलिमेंट है। जब तक हम एज एन इन्फ्लुएंसर ये नहीं समझेंगे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जो कि प्रधानमंत्री से जुड़ा है, उसके बारे में बताएं। जी, तो ये आइडिया मुझे आज से कुछ साल पहले आया कि भारत सरकार जो भी पॉलिसीज अनाउंस करती हैं, खासकर मोदी जी के बाद, तो क्यों ना हम उन पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि उनका फायदा कैसे उठाना है। जनधन अगर कंसेप्ट है तो उसका फायदा कैसे उठाना है, मुद्रा लोन अगर मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं, आत्मनिर्भर भारत स्कीम में अगर एंटरप्रेन्योर्स को कुछ फायदा है तो वो कैसे होता है। तो मैंने 8 से 10 लोकेशंस पर हजारों लोगों को इकट्ठा करा ऑन अ सिंगल डे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 65 पॉलिसीज पर, प्रधानमंत्री की 65 पॉलिसीज पर प्रचार प्रसार का काम किया, नॉन पॉलिटिकल एंगल से, सिर्फ पॉलिसीज को यूज करना सिखाया। और ये विश्व रिकॉर्ड बना और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसको रजिस्टर भी किया। और उसके सर्टिफिकेशंस के अलावा, वायरलिटी के अलावा, मुझे वीरेंद्र शर्मा करके एक एमपी हैं यूके में, उनका लेटर भी आया कि भारत में ये बड़ा अनूठा प्रयास हुआ है। वाह, सोशल मीडिया पे भी यही वजह कि आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, उसके 3 राज आपको बताने होंगे। अच्छा, तो ये मैं सब उन लोगों को बताता हूँ जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। सबसे पहला राज ये है कि बी ओरिजिनल, जो जीवन आप जीते हैं वही सोशल मीडिया पर दिखाइए। आप अपनी सिर्फ सफलताएं ना दिखाइए, अपनी विफलताएं भी दिखाइए, अपना स्ट्रगल भी दिखाइए। पिक्चर भी वो चलती है जिसमें एक स्ट्रगल होता है और फिर हीरो जीतता है। स्ट्रगल ना दिखा के सिर्फ ये दिखा के कि सब कुछ सक्सेसफुल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, वो चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात, लोग आपसे तब जुड़ेंगे जब आप सरल भाषा में उनको वो बताएंगे जो उनके किसी काम का हो, तो किसी के काम आप आ सकें, इस बात का ध्यान रखें। और तीसरी बात, सोशल मीडिया में आपको एक हुक चाहिए होता है अपनी बात करने का। जब अभी आपने प्रश्न पूछा कि मोदी जी पर आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो हुक था, सब लोग उस बात को सुनेंगे। अब ये बात ऐसे शुरू हो, हाय माय नेम इज वैभव, आई हैव मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोग एकदम स्वाइप कर देंगे, नहीं सुनेंगे। तो आप पहली लाइन में अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं या नहीं, ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसने क्योंकि लोग आपको आगे बढ़ाएंगे ना कि आपको अपने आप को खुद ही चमकाना शुरू कर देना। आपने माँ और नारी पर भी कुछ लिखा है? जी बिल्कुल, और क्योंकि आज आप एंकर मेरे सामने हैं और नारी शक्ति का आप एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये सुनाऊँ, और इट गोज लाइक दिस। हर लड़की को रानी लक्ष्मी बाई बनाना है, कौरवों से भरी सभा है, अपने अंदर के कृष्ण को खुद ही जगाना है। हर लड़की को रानी लक्ष्मी बाई बनाना है। हक दे समाज तो ठीक, नहीं तो हक छीन कर दिखाना है। तुम्हारे जीवन में पुरुष पुरुषार्थ दिखाएं तो ठीक, नहीं तो उन सबको पौरुष सिखलाना है। हर लड़की को रानी लक्ष्मी बाई बनाना है। दहलीज़े मर्यादा की कुटिल रेखा है, अग्नि परीक्षा की रोज नई कथा है। ऐसे में सीधा साधा नहीं, रौद्र रूप दिखाना है। हर लड़की को रानी लक्ष्मी बाई बनाना है। एक कदम पीछे रहना ही सही है, जो पुरुष आगे हैं उनके पीछे पीछे स्त्री हैं। ऐसी सोच में कहाँ समझदारी है। अब ऐसी सोच की मोच को स्वाभिमान का लेप लगाना है। हर लड़की को रानी लक्ष्मी बाई बनाना है। नर से नारायण नहीं, नारी से नारायणी की भी बात हो, बस ऐसा कुछ करना। वाह, बहुत खूब आपने कहा।
एक सवाल इससे हटकर भी है क्योंकि बंगाल में ज़बरदस्त हिंसा हो रही है युवाओं के साथ और जो हिंदू हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ के युवा ये कह रहे हैं कि यहाँ भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि दंगाइयों का इलाज डंडे से है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। क्या आपको योगी मॉडल ठीक लगता है बंगाल में लागू करना? जी देखिए, इसमें रामायण इसका आंसर देता है। रामायण में आता है, इतनी बढ़िया लाइन आती है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। कानून तोड़ने वालों को कानून का भय होना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि अब आप नहीं इस तरह से पलायन करा सकते, नहीं आप इस तरह से संसद में पारित एक कानून का मजाक बना सकते, ना आप अब दंगा नहीं कर सकते जब तक ये थॉट लाइन लोगों को क्लियर नहीं होगी, ये भय नहीं होगा मन में कि सिस्टम का एक सर्टेन रिस्पेक्ट है जो होनी चाहिए। अगर कोई कानून संसद ने पास करा है तो वो माना जाएगा, क्योंकि अगर हमें इस देश में रहना है तो इस देश के कानून के हिसाब से रहना होगा। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी सबको, तब तक शायद लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें आएंगी। मैं इसको लॉ एंड ऑर्डर के अलावा एक बहुत बड़ी दिक्कत ये मानता हूँ कि कई बार हम बहुत ओछी राजनीति में पड़ जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग जो सिर्फ संविधान की बात करते थे, अब वो एक संवैधानिक तरीके से पास हुए लॉ को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। अगर पिछला चुनाव इस बात पर हुआ है कि संविधान जरूरी है और संविधान की रक्षा होनी चाहिए, तो संविधान ये भी कहता है कि अगर कोई कानून पास हुआ है संसद से पूरे नंबर्स के साथ पास हुआ है और अब वो अगर वो कानून है वो बिल, तो अब वो फॉलो होगा और सबको वो मानना होगा, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और कानून हम सब पर लागू है। बिल्कुल। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल को फाड़ दिया और जो मुस्लिम समुदाय है उनमें भी एक भ्रम की स्थिति है, कन्फ्यूजन है। जो कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ राजनीति करने की वजह से इसका विरोध हो रहा है। तो क्या आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहना चाहेंगे, अगर आपने कुछ लिखा है तो? देखिए, कई लोग मुझे फॉलो करते हैं हर समुदाय से, तो मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा। हक की बातें बहुत हुई, चलो जिम्मेदारियां चुनते हैं, भारत निर्माण के लिए हम सब मिलकर कुछ करते हैं। तो हम अगर ये थॉट लाइन बना लें कि भारत निर्माण के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो पूरा मामला सॉर्ट हो जाएगा, कोई हमें भड़का नहीं पाएगा। और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो वक्फ संशोधन बिल है वो कानून इसलिए आया है ताकि हमारे जो भी मुस्लिम भाई बहन हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है इन टर्म्स ऑफ ज़मीन से रिलेटेड, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो वक्फ से रिलेटेड ज़मीनें हैं, तो वो अपनी बात कह सकें, कानूनी प्रक्रिया से जा सकें। ये हक देने वाला कानून है, इसमें हक छिन कैसे जाएगा? वो उस लॉजिक पे कई बार बात हम नहीं कर पाते। एक बात हमें और देखनी होगी, जब संसद पे किसी विषय पर 30-40 घंटे डिबेट हो तो उन डिबेट्स को सुनना चाहिए। सरकार ने उस पर क्या जवाब दिया, उस बातों को सुनना चाहिए। अगर आदरणीय अमित शाह जी की स्पीच है सब लोग सुन लें तो इसमें कोई धार्मिक एंगल निकलेगा ही नहीं। और वक्त पे जो पूरा डिस्कशन है, उस पूरे डिस्कशन जो नेगेटिव डिस्कशन है, उस डिस्कशन की हवा निकल जाएगी और हम सबको समझ में आएगा कि जब भारत को एक करने की और जोड़ने की बात है तो सब, जैसे 3 तलाक के मुद्दे पर हुआ था कि जब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी के राइट्स इंश्योर हों तो उसके लिए कुछ संशोधन और कुछ नए बिल तो लाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। इफ इट इज अ बिटर पिल लेट अस सॉलो इट। अंग्रेजी में बिल्कुल सिंपल सी कहावत है कि अगर जो पिल है वो थोड़ी सी बिटर है तो उसको सॉलो कर लेते हैं, शायद आगे जाके वो हमें फायदा देंगे। वैभव जी, आपसे जुड़ के बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि नेटवर्क 18 हमेशा एक नई स्पिरिट के साथ आता है और युवाओं को, खासकर मेरे जैसे युवाओं को काफ़ी नए नए मौके देता है और ये हिम्मत देता है कि हम कनेक्ट कर सकें आप सबसे। उसके लिए मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया। थैंक यू।